हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 का 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है साइकिल की सवारी। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर लेखक ने इसका नाम साइकिल की सवारी क्यों रखा। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि ना तो उन्हें साइकिल चलाने आती है और ना ही हारमोनियम बजाने। तो कहती हैं कि यह मेरे जीवन का क्या बन गया है, प्रारब्ध, यानी यह मेरा भाग्य है कि मैं ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकता, ये मेरे से हो ही नहीं सकता। कलयुग कहने का अर्थ है आज के समय। तो आज के समय की बात वह करते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध में यानी मेरे भाग्य में साइकिल चलाना नहीं लिखा है, हारमोनियम बजाना नहीं लिखा है, और मेरे मन में तो यह बैठ गया है कि मैं यह कर ही नहीं सकता, मुझसे यह हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं शायद 1932 की बात है। बात कब की है? 1932 की। बैठे बैठे ख्याल आया, मन में ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब देखिए, लेखक कहते हैं भाई मेरे बेटे ने तो चुपचुपाते साइकिल सीख ली, हमें पता भी नहीं चला। चुपचुपाते कहने का अर्थ है बच्चों छुपा करके, यानी खेलते कूदते ऐसे उसने साइकिल चलाना सीख लिया। लेखक को यह कब पता चला? जब वह उनके सामने से साइकिल चला के जा रहा था। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं। फिसड्डी कहने का अर्थ है बेकार। कहते हैं क्या एक मैं ही बेकार रह गया हूँ जो ना तो साइकिल चला सकता ना हारमोनियम। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, जरा जरा से लड़के भी चलाते हैं। जरा जरा कहने का अर्थ है छोटे छोटे लड़के। मूर्ख और गंवार भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? अब मन ही मन बहुत सारी बातें सोच रहे हैं लेखक। कह रहे हैं आखिर साइकिल चलाने में मुश्किल ही क्या है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण आँखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारे गुर हैं इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। क्या कह रहे हैं लेखक कि अब चाहे जो हो जाए मैं साइकिल चलाना तो सीखूंगा ही, चाहे कोई कुछ भी करे, मैं साइकिल अवश्य चलाऊंगा। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें लेकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी ज़रा मरम्मत कर दो। अब लेखक दूसरे दिन की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके फटे पुराने कपड़े थे उसे उन्होंने श्रीमती जी को दे दिया। श्रीमती जी यहाँ लेखक की पत्नी है, और बोला कि भैया ये फटे पुराने कपड़ों का ज़रा मरम्मत कर दो, यानी सिलाई विलाई कर दो, इसे ठीक कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा। अचरज भरी यानी आश्चर्य से देखा कि आखिर इन्हें क्या हो गया है, यह क्यों फटे पुराने कपड़ों को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। कहती हैं इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं। क्या कह रही हैं कि कपड़े तो ऐसे ही फट रहे हैं, अब इसे कैसे मरम्मत करूं। इन्हें तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए।
वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, अब देखिए लेखक को तो वही फटे पुराने कपड़े पहनने थे साइकिल चलाते समय, तो वह श्रीमती जी से बड़े प्यार से कहते हैं, तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। अब देखिए श्रीमती जी तो मान नहीं रही थी, वह जानना चाहती थी कि आखिर लेखक इसका करेंगे क्या। तो कहते हैं, इसका मरम्मत तो कर दूंगी, लेकिन पहले आपको बताना होगा कि आखिर आप करेंगे क्या। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। अब लेखक क्या चाहते थे, कानो कान खबर ना हो, यानी वह साइकिल चलाना भी सीख जाए और किसी को पता ही ना चले। तो लेखक कहते हैं कि घर में किसी को पता भी ना चल पाए और मैं साइकिल चलाना भी सीख जाऊं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें, घर वाले को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। अब देखिए मन ही मन कितने ख्याली पुलाव जो हैं वह लेखक पका रहे हैं। कहते हैं कि मैं साइकिल जब चलाना सीख जाऊंगा तो चला करके कहाँ जाऊंगा, जहांगीर के मकबरे पर, और साथ में अपने घर वालों को भी ले जाएंगे तांगे पर बिठा के, कहेंगे कि भाई तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, और फिर वो अपना साइकिल चला के जाएंगे, घर वालों को दिखाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। देखिए जब उनके परिवार वाले तांगे पर चले जाएंगे तो वह पीछे पीछे साइकिल चला करके जाएंगे। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आंखें मलमल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। अब देखिए लेखक अभी तक तो साइकिल चलाना सीखे नहीं हैं, लेकिन मन ही मन ढेरों ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि जब हम चलाना सीख जाएंगे तो हम साइकिल चला के अपने परिवार वालों को दिखाएंगे और वो सभी ये देख करके हैरान रह जाएंगे। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। अब देखिए श्रीमती जी तो कपड़े का मरम्मत कर नहीं रही थी, तो लेखक को हार करके यह बताना पड़ा कि वह साइकिल चलाना सीखने वाले हैं। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सकें, खैर यत्न करके देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। अब देखिए श्रीमती जी कहती हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि आप साइकिल चलाना सीख पाएंगे, लेकिन आप सीखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि इन कपड़ों का बनेगा क्या। हमने जरा रूप से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। अब क्या कहते हैं कि देखिए अब साइकिल जब मैं चलाने जाऊंगा तो गिरूंगा भी, और गिरूंगा तो नए कपड़े जो होंगे वो फट जाएंगे, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं इन पुराने कपड़ों को पहन करके साइकिल चलाना सीखूं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई ना था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। अब देखिए जैसे ही उनकी पत्नी को पता चला कि वह साइकिल चलाना सीखने वाले हैं और वही फटे पुराने कपड़ों को पहन करके, तो उन्होंने उन कपड़ों की मरम्मत जो है वह कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब देखिए लेखक ने सारा इंतजाम कर लिया,
चोट लगने पर जो मरहम पर लगाए जाने वाला दवाई था वो खरीद लिया। खुली मैदान देख लिए जहाँ वो अभ्यास करेंगे। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। अब किससे वह सीखेंगे, यह भी सवाल था। भैया कोई तो हो जो उनको सिखाए। उस्ताद कहने का अर्थ होता है बच्चों गुरु। तो भाई कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है ना। तो उसी प्रकार लेखक को भी गुरु की आवश्यकता थी साइकिल सीखने के लिए। उसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। अब देखिए, लेखक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके एक मित्र तिवारी लक्ष्मी नारायण जी आए और उन्होंने उनसे शतरंज खेलने का आग्रह किया, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। कहता ना ना, आज मन नहीं है, आज नहीं खेलेंगे शतरंज। पूछते हैं क्यों, यदि जीना चाहे तो क्या करें। अब लेखक कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, जीना चाहे यानी मन। तो कहते हैं भाई आज तो शतरंज खेलने का मेरा मन नहीं है। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया। अब देखिए, तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि लेखक जब उनसे कह रहे थे कि नहीं नहीं आज मेरा मन नहीं है शतरंज खेलने का, तो यह कहते कहते उनका गला भर आया, यानी रोने जैसी स्थिति हो गई। अब यह सब देख करके जो तिवारी लक्ष्मी नारायण थी वो बेचारे पसीज गए। बोले कि बताओ क्या बात है, भाभी जी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया, आखिर बात क्या है कि तुम इतने उदास हो आज। अब लेखक कहते हैं, हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में। अब लेखक ने अपने मन की बात उनसे कही कि भाई मैं तो साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई उस्ताद मिल ही नहीं रहा है, कोई तो मिले जो मुझे साइकिल चलाना सिखाए। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग ना पालो, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे और यह भी कोई सवारियों में सवारी है क्या। डंडे का उकरू बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इन ख्याल पर और आओ एक बाजी खेले। अब देखिए भाई, तिवारी जी कहते हैं कि ओह भैया तुम साइकिल चलाना सीखना छोड़ो, मत सीखो, इस उम्र में क्या सीखोगे, महा बेकार सवारी है उस साइकिल की। लेकिन लेखक तो सीखना चाहते थे। तो तिवारी जी कहते हैं, अरे भाई तुम इन सब चीज़ों का ख्याल छोड़ दो अपने मन से और चलो शतरंज खेलते हैं। फूंका जाता है, मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं, तिवारी जी के इतना मना करने पर भी कहते हैं कि भाई तिवारी देखो, हमने तो साइकिल सीखने की ठान ली है और मैं अब साइकिल ज़रूर सीखूंगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई आदमी है तो बताओ जो मुझे साइकिल सिखा सके। तिवारी जी कहते हैं, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे। तिवारी जी कहते हैं, अरे भाई एक आदमी है जो तुमको साइकिल सिखा सकता है, लेकिन वह फीस लेगा, अगर दे सकते हो तो बताओ कितने दिन में सिखा देगा। लेखक ने बोला, यही 10-12 दिन। तिवारी जी ने कहा, 10-12 दिन में सिखा देगा वो तुम्हें साइकिल चलाना, और फीस क्या लेगा हमसे। और क्या कहते हैं लेखक कि यह भी बता दो कितना फीस लेगा हमसे साइकिल सिखाने का। औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए।
ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। अब लेखक ने अभी तक तो साइकिल चलाना सीखा नहीं, लेकिन उनकी कल्पनाओं की जो उड़ान है वो बहुत आगे तक पहुंच गई। कहते हैं कि जब मैं साइकिल चलाना सीख लूँगा तो मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लूँगा और महीने का 300-400 रुपये कमा लूँगा। इससे बढ़िया और क्या होगा। अब देखिए, साइकिल तो नहीं चलाना सीखे हैं, लेकिन बहुत सारे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने के आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन न गया। अब श्रीमती जी कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, वह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ओछापन यानी जो मूर्खता भरी बातें हैं, जो मूर्खता भरी तुम्हारी सोच है, वह ख़त्म नहीं हुई। अभी तक तो तुमने साइकिल भी चलाना नहीं सीखा और तुमने ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए। पहले आप सीख तो लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। अब देखिए क्या कहती है उनकी पत्नी कि पहले खुद सीख तो लो साइकिल चलाना, तब खोलना सेंटर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम सीख पाओगे। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? अब देखिए, लेखक कहते हैं कि तुम तो मुझे हर काम में टोक देती हो, कोई अच्छा काम करने जाओ तो टोक देती हो। जैसा कि बच्चों, हमेशा पति पत्नी के बीच ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, छोटे मोटे बातें होती रहती हैं, तो कहते हैं कि भाई तुम तो हमेशा टोक देती हो, कोई अच्छा काम करने जाता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं सीख पाऊँगा? अब देखना, ज़रूर सीखूँगा। तुमने बोला है ना, मैं ज़रूर करके दिखाऊँगा। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज़ चलाओ। अब देखिए, श्रीमती जी उनका मजाक उड़ा रही है। कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज़ उड़ाओ। यह बाइसिकल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाइसिकल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। तो देखिए, अब लेखक की पत्नी क्या कहती है उनसे कि मैं तो चाहती हूँ कि आप हवाई जहाज़ चलाना सीख लो, लेकिन मेरे मन में एक डर है कि कहीं तुम एक बार गिरे तो सब कुछ फेंक फांक के न चले आओ। अब देखिए, इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अब देखिए, तिवारी जी ले आए एक उस्ताद, एक गुरु ले आए लेखक के लिए, साइकिल सिखाने वाले, और कहते हैं कि भैया ये तो पेशगी लेंगे, यानी जैसे हम एडवांस फीस लेते हैं वैसे ही अब लेखक को भी अपने गुरु को एडवांस फीस देना होगा। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी काफ़ी लंबी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कई पार्टों में बनाया जाए ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।